हेलो, वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ वर्मा एवं जैन की बुक से, जिसमें हर क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इस बुक से हम प्रश्नावली 3.2 का भाग नंबर 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले मैंने 2 भाग बना दिए हैं, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। इसके यदि आप नहीं देखें इन वीडियो को तो इनका जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का भाग नंबर 3। तो भाग नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए थे, तो इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए देखते हैं 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब शुरू होगी बज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर। अभी तक मैंने क्वेश्चन को हल किया था, अब शुरू करेंगे बज्रगुणन विधि। तो देखिए, बज्रगुणन विधि पे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 16। बज्रगुणन विधि का उपयोग करते हुए निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण के दिया 3/2x + 5/2y बराबर 7, 9x - 10y बराबर के 14। तो आइए देखते हैं। देखिए, लिखेंगे समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, क्या दिया है समीकरण, पहले लिखें 3/2x + 5/2y बराबर का 7। तो चलिए पहले हम इसको हल कर देते हैं थोड़ा। तो इसका इधर गुना कर देंगे, इसका इधर गुना, नीचे नीचे। तो इसका पहले लेंगे लासा, तो लासा मिलेगा 2, ऊपर कितने वही लिख देंगे 3x + 5y बराबर का 7। अब इसका इधर गुना होगा तो 3x + 5y बराबर का 2 का गुना हो जाए 7 दूनी की 14 होगी। तो इसको इधर बुला लेंगे 3x - 5y बराबर के -14 बराबर 0। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 में क्या दिया है 9x + 10y बराबर के 14। 14 को इधर लाएंगे तो 9x - 10y - के 14 बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें पहले हम a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। पहले समीकरण 1 से निकालेंगे, a1 का मान कितना होगा 3, b1 का मान -5 और c1 का मान होगा -14। ठीक है, इसी प्रकार से हम a2 का निकालें तो a2 का मान होगा 9, b2 का मान 10, c2 का मान -14। ठीक, तब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। तो बज्रगुणन विधि का सूत्र क्या है, सूत्र है कि x इस प्रकार से, ठीक है, अपान में क्या दिया है, कि b1 b2 c1 c2, ठीक है, बराबर y अपान में दिया है क्या c1 c2 और a1 a2, इसी प्रकार से बराबर 1 के अपान में दिया है क्या a1 a2 और b1 b2। तो आइए इसमें हम मान रख देते हैं a1 a2 का, b1 b2 c1 c2 का। तो आइए रखते हैं कि मान x को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बटा में b1 का मान कितना है -5। अब है c1 का मान -14, b2 10 और c2 -14। ठीक है, बराबर y अपान c1 का मान क्या है -14, c2 का मान -14, a1 का मान 3 और a2 का मान 9 बराबर 1 अपान a1 a2 का लिख देंगे। a1 का मान
3, a2 का मान 9, तो लिखेंगे 3 और 9। अब b1 b2 तो माइनस का 5 और 10, तो माइनस का 5 और 10। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमेशा आपको इसका इधर गुना कर लेना, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, इसका इधर गुना और इसका इधर गुना, इसका इधर गुना। तो चलिए करते हैं। 14 5 70, तो लिख लेंगे पहले x अपान 70, माइनस का माइनस गुना होगा प्लस के हो जाएंगे 70, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगा देंगे। और 10 14 140 और यहाँ पर क्या है माइनस के 140 बराबर y अपान 14 को गुना 9 में करेंगे तो क्या होगी 14 नेमा 126, तो यानी कि माइनस का है, माइनस का 126, ठीक है, माइनस के 126। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर माइनस लगा लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 14 3 42 और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस के 42 बराबर 1 अपान 10 3 30 9 पना 45, माइनस के और माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो माइनस, और यहाँ पर माइनस 9 पना 45 माइनस के हैं तो माइनस के 45। तो आइए अब इसे हल कर लेते हैं, तो क्या होगा x अपान 70 और ये 5 जो थे यानी कि b1 की जगह पर 5 जो थे प्लस के थे, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने प्लस b1 का मान 5 प्लस के होंगे, ठीक है, तो यानी कि 9 पना 45, तो ठीक है। अब देखिए 70 होंगे प्लस के, घटाएंगे 140, क्या बचेंगे 70 बराबर y अपान कितने हैं माइनस के 126 और 42 हैं, ठीक है। माइनस के 126 में से 42 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, बचेंगे यहाँ पर बचेंगे कितने 84, ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के 42 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 84 बराबर 1 अपान 30 और माइनस माइनस के प्लस के, यहाँ पर ये क्या था, क्या होगा प्लस का है 9 पना 45, यानी कि ये प्लस के होंगे 45 और ये माइनस है तो माइनस का 45 हो जाएंगे, 30 घटाएंगे तो माइनस के 15। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक को x के बराबर करेंगे, x अपान 70 को इसके बराबर करेंगे एक बार, तो लिखेंगे बराबर 1 अपान का माइनस का 15, तो 15 काटेंगे 5 का 15 और कितनी बार में 5 दाई 50 और 5 चौको 20, यानी कि 14 बार में। तो x अपान 14 बराबर 1 अपान 3। यदि हम x का मान निकालें कितना निकलेगा, तो यदि इधर जाएगा यदि इधर आएगा, ठीक है, यानी कि बटे में जाएंगे क्या हो जाएगा x बराबर 14 अपान 3, 14 अपान 3 ये निकल आएगा x का मान। यदि हम y का निकालें तो देखिए अब y अपान माइनस के 84 को एक बार 1 अपान माइनस के 15 के बराबर करेंगे, वही क्या कहते हैं माइनस के, तो माइनस के होंगे, ठीक है, माइनस इधर जाएंगे तो काट लेंगे यदि कट सकते हैं, तो 15 नहीं कटेंगे तो उनको वैसे लिखेंगे बराबर 84 अपान 15 और माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो देखिए इसको यदि हम काट दें 3 से, 3 5 15 और 3 दूना 6 3 8 24, यानी कि y बराबर 28/5, ठीक है। तो y का मान निकल आएगा 28/5। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं
या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनके बारे में मैं प्रश्नावली 1.1 में 3.1 में बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। अभी तक नहीं देखें 3.1 तो आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको जो बेसिक है वो क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 17 का हम पहला को लेते हैं। तो पहला क्या है 17 का? 17 का पहला है x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर का 0। इसे मान लें समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। तो मैं करता हूँ। ठीक है, इतना तो आपको अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेने हैं। देखिए पहले हम इसे चेक करेंगे, यदि इस अद्वितीय हल होंगे तो इसे हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम इसे चेक करते हैं। तो हम कैसे निकालते थे? a1 का मान निकालते हैं पहले, तो कितना होगा 1 कोमा b1 का मान माइनस का 3 कोमा c1 का मान माइनस का 3। इसी प्रकार से हम निकालते हैं a2 समीकरण 2 में देखें 3 कोमा b2 कितना है माइनस का 9 कोमा c2 माइनस का 2। ठीक है, तो वैसे मैंने इसे प्रश्नावली 1.1 में और ही अच्छे से समझाया है। तो देखिए तो अद्वितीय तो पढ़ी, देखिए हम मान रखेंगे समीकरण में a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 में। ठीक है, तो रखते हैं मान, इसमें क्या आता है देखते हैं। a1 का मान क्या है 1/3। ठीक है, बराबर b1 का मान है माइनस का 3 अपन माइनस का 9 बराबर c1 का मान माइनस का 3 अपन माइनस का 2। तो देखिए 3 कम 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो यहाँ पर देखेंगे जो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन इज नॉट इक्वल c1/c2। देखेंगे दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो क्या होता है? तो ये समांतर रेखा होती हैं। मैंने आपको बताया प्रश्नावली 1.1 3.1 में कि जब ऐसा आए यानी c1/c2 बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? तो यह समांतर रेखा है, यानी कि इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा? असंगत। ठीक है, जब इसका कोई हल नहीं तो बस आपको इतना ही करना। तो अब आइए देखते हैं, यदि ये अद्वितीय होता तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल कर सकते थे। तो आइए समझ लेते हैं दूसरे को। दूसरा क्या है? देखिए 17 का दूसरा आएगा 2x प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो इसको पहले हम इधर ला लेते हैं, माइनस को जाएंगे बराबर 0। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है 3x माइनस का प्लस का 2y और माइनस का 8 हो जाएंगे, इधर लाएंगे बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम सीधे मान रखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें मान रखेंगे तो डायरेक्ट रखते हैं। तो a1 का मान क्या होगा 2/a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 1/b2 का मान 2 बराबर c1 का मान माइनस का 5/c2 का मान माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखें यदि 2/3 इज नॉट इक्वल है 1/2 बराबर 5/8, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब ये दोनों यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो क्या होती है? रेखा समांतर होती हैं, तो रेखा प्रच्छेदित करती हैं। ठीक है, यानी कि तो लिखेंगे यह रेखा प्रच्छेदित करती हैं।
तो तुम क्या लिखें, अतः अद्वितीय हल होगा। यदि अद्वितीय हल होगा तो ये संगत है, यदि संगत है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। संगत है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए समीकरण को लेकर, इन्हीं को समीकरण को लेकर हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के दूसरे में समीकरण जो थे वो क्या थे, 2x + 5 माइनस का 5 बराबर का 0, इसे माना था समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या था, 3x + 2y माइनस का 8 बराबर का 0, इसे माना था समीकरण नंबर 2। तो अब इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। देखिए वज्र गुणन विधि तो क्या थी, x अपान में थी b1 अपान b2 c1 c2 बराबर y अपान c1 c2 a1 a2 बराबर 1 अपान में था a1 a2 और b1 b2। ठीक है, ये था ना सूत्र वज्र गुणन विधि का। तो आइए इसमें हम मान को रखते हैं। तो चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो मान है आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट करके बता देते हैं। b1 का मान कितना है 1, तो लिखेंगे x अपान में 1। ठीक है, और b2 का मान 2, तो लिख लेंगे 2। c1 का मान माइनस का 5, c2 का मान माइनस का 8। इसी प्रकार बराबर y अपान c1 का मान है 5 अभी मैंने लिखा, और c2 का मान माइनस का 8। a1 का मान 2 और a2 का मान 3, तो लिख लेंगे 2 3 बराबर 1 अपान a1 a2। तो क्या है, अभी मैंने देखे 2 3 और b1 b2 1 2 1 और 2। तो अब चलिए इनको हम हल कर देते हैं। तो 8 एकम लेकिन x के अपान में 8 एकम 8 माइनस के हैं तो माइनस के। ठीक है, माइनस यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, 5 दूना 10 और माइनस है यहाँ पर तो माइनस के 10। आगे देखिए y अपान 5 त्रिका 15 माइनस के 15 माइनस का 8 दूने के 16 बराबर 1 अपान 2 दूने के 4 माइनस 3 एकम 3। तो लिखेंगे 1x अपान 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 10 में से 8 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बराबर y अपान 15 माइनस के माइनस प्लस के 16। तो यदि हम 16 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का, यानी प्लस का 1। ठीक है, बराबर 1 अपान घटाएंगे क्या बचेगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो आइए अब एक को बराबर करते हैं 1 के। तो x अपान 2 बराबर 1 अपान 1 करेंगे तो 1 इधर जाएगा 1 इधर, कि x बराबर 2। ठीक है, अब यदि हम y अपान 1 बराबर करें 1 अपान 1 तो इसका इधर गुना यानी कि y बराबर का कितना हो जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, तो ये जगह y का मान। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले को। अगला हमारा क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 17 का तीसरा है। ठीक है, क्या है 3x माइनस के 5y, इसको तो ला लेंगे 20 को। ठीक है, तो माइनस के 20, इसे समीकरण नंबर 1 दे देना है। और आगे देखिए, आगे है 6x माइनस का 10y, इधर लाएंगे 40 को तो माइनस के 40 बराबर का 0। ठीक है, इसे मान लें समीकरण नंबर 2। तो वज्र गुणन विधि के लिए देखिए पहले में से देखेंगे, यदि इसका अद्वितीय हल होगा तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं। a1 समीकरण क्या होता है, a1 a2 बराबर b1
B2 बराबर C1 C2। तो A1 A2 का मान रखेंगे। A1 का मान 3/6 बराबर B2, B1 का मान माइनस का 5/B2 माइनस का 10 बराबर C1, माइनस का 20 माइनस का यानी प्लस का 40 माइनस का 40। 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 20 एकम 20, 20 दूना 40, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या बचा? बचा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या है? ये तीनों बराबर आए तो क्या होगा? तो इस रेखाएं समांतर आए तो लिखेंगे रेखा समांतर है। तो यानी कि इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो ये अतः ये क्या होगा? असंगत। इनका असंगत होगा, कोई हल नहीं। तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 को जो चौथा है उसे देख लेते हैं। 17 का 4 को क्या है? x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर का 0। इससे समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है? 3x माइनस 3y माइनस के 15 बराबर 0। इससे समीकरण नंबर 2। तो पहले इसे हम पहले चेक कर लेते हैं अद्वितीय हल होगा या नहीं। तो देखिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। इसी में मान रखकर हम चेक करते हैं। तो A1 A2 रखेंगे तो 1/3 बराबर B1 B2, 3/3 माइनस माइनस के, ठीक है, बराबर C1 माइनस के 7/-15। तो देखिए 3 एकम 3 माइनस से माइनस कैंसिल एक बार में, यानी 1/3 बराबर यानी 1/1 है बराबर माइनस के 7/- के, यानी 7 माइनस से माइनस कैंसिल प्लस के 15। तो देखिए जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल आया है B1 अपान B2 के, तो क्या होता है? रेखाएं अद्वितीय होती हैं, ठीक है, यानी कि रेखा प्रच्छेदित करती हैं। तो इसका अद्वितीय हल होगा, लिखेंगे अद्वितीय हल होगा, यानी कि ये संगत है। तो इसे हम वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को 4 को हम वज्रगुणन विधि से हल करते थे। क्या था? x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर का 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या है? 3x माइनस का 3y माइनस के 15 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। तो वज्रगुणन विधि क्या है? x क्या है? B1 B2 C1 C2 बराबर y अपान में C1 C2 A1 A2 बराबर 1 के अपान में A1 A2 और B1 B2। मान रख देते हैं इसमें। तो डायरेक्ट मान रखते हैं x B1 का मान 3 और B2 का मान माइनस का 3 और B1 का मान माइनस का 3, C1 का मान माइनस का 7, C2 का मान माइनस का 15 बराबर y C1 रखा भी मैंने -7 माइनस का 15, C2 का मान A1 और A2 का मान रखेंगे। A1 का मान 1 और A2 का मान 3। तो A1 का मान 1 A2 का मान 3 बराबर 1 अपान A1 A2 1 3, ठीक है, B1 B2 यानी कि 3 और 3 माइनस के है, तो माइनस के 3 और माइनस के 3। तो अब आइए इसे हमारा कर लेते हैं। तो 15 3 45 होंगे। x के अपान में 45, वो भी माइनस माइनस प्लस के 45, माइनस माइनस ये भी प्लस होंगे, 7 3 21 और यहाँ पर क्या होगा? माइनस के 21, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस के, और यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं हम, ठीक है, बराबर y अपान 7 3 21 माइनस के और 3 5 15 माइनस के 15 होंगे और माइनस और यहाँ पर एक माइनस है तो यानी प्लस के 15।
बराबर 1/3 माइनस का 3 एकम 3 और माइनस में यहाँ पर माइनस का 3 3 9 माइनस का 9 और यहाँ पर माइनस होता है यानी प्लस का 9। तो आइए जोड़ घटा देते हैं। 45 में से 21 घटाएंगे तो बचेंगे 24 बराबर y अपान में 21 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 6 बराबर 1 के अपान में 6 माइनस के 3 में से 9 घटाएंगे 6। तो एक को हम x अपान 24 को बराबर करते हैं 1/6 के, तो इसका इधर गुना यानी इस पहले हम से काट देते हैं। जब दोनों बराबर लिखे होते हैं तो यदि आमने सामने करते हैं तो काट देते हैं। 6 एकम 6 चौको 24 x बराबर का 4 बचा, 4 इधर जाएंगे तो यानी x बराबर का मान 4 x का मान। यदि हम इसी प्रकार से y का निकालें y अपान माइनस का 6 बराबर का 1/6। ठीक है, तो देखिए 6 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर में लिखे हैं। ठीक है, जब बराबर में लिखे हो तो इसे कट जाते हैं। एक बचेगा, एक का इधर गुना तो क्या बचेगा y बराबर माइनस का इधर गुना माइनस का 1, तो ये रहेगा y का मान। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर से समझ में आए होंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर किया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। 18 का पहला देखें क्या है, a और b के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आइए समझते हैं इसके किस स्थिति में इसके जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, वैसे मैंने प्रश्नावली 3.1 में भी आपको बताया क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं, सभी के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए जो बोला है क्या दिया है 8 का पहला। ठीक है, तो दिया हमें 2x प्लस 3y, इधर लाएंगे तो माइनस के 7 बराबर का 0। ठीक है, एक ये दिया है, अंक क्या दिया है, अंक दिया है a माइनस b x प्लस a प्लस b y प्लस बराबर 3a प्लस b माइनस का 2, ये में दिया तो इसको इधर लाते हैं। ठीक है, क्या बचेगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस b बाई माइनस के हो जाएंगे, इधर आएंगे 3a प्लस b माइनस 2 और बराबर का 0। ठीक है, तो a b c के मान निकालते हैं। a1 का मान निकालें तो कितना होगा 2, b1 का निकालें कितना होगा 3, c1 का निकालें माइनस का 7। ठीक है, इसी प्रकार से a2 का निकालें कितना होगा a माइनस b, b2 का निकालें तो a प्लस b एवं c2 का निकालें तो क्या होगा माइनस का 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो लिखो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो क्या स्थिति होती है, समीकरण क्या होता है, समीकरण होता है तीनों बराबर a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आइए अब इसमें मान रखते हैं a1 a2 b1 b2 का c1 c2 का। तो देखिए a1 का मान 2 अपान a2 का मान a माइनस का b बराबर a2 का मान b1 का मान 3, b2 का मान a प्लस b, c1 का मान माइनस का 7 अपान c2 का मान माइनस 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे
तो ये क्या होंगे प्लस के। तो पहले हम इनको और इनको बराबर करते हैं, फिर इनको बराबर करेंगे एक बार मान निकालेंगे। तो चलिए 2a माइनस बी तो एक बार बराबर करेंगे 3/a प्लस बी के। तो इसका इधर गुना इसका इधर गुना, ठीक है। आगे देखिए, जब इसका इधर गुना करें क्या होगा, 2 का गुना 2a प्लस 2b बराबर इसका उधर गुना 3a माइनस का 3b। इसको इधर लाते हैं, ठीक है। a वाले को एक साइड और b वाले को एक साइड। तो लाइए 2b को ऐसे ही लिखेंगे, इस b को लाएंगे तो प्लस के 3b बराबर 3a। इसको इधर भेजेंगे माइनस का 2a, घटा देंगे 5 2 3 जुड़ जाएंगे 5b बराबर 3 में से 2a घटेगा तो a, यानी a का मान क्या निकल गया, a का मान निकल गया 5b, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम दूसरों को यदि बराबर करें, इसी प्रकार से 3/a प्लस b बराबर करें किसके 7/3a प्लस b माइनस का 2k, ठीक है। इसका इधर गुना होगा इसका इधर गुना होगा, तो करिए कर लेते हैं 3 त्रिका 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना के 6 बराबर इसको इधर गुना तो 7a प्लस 7b। तो 9 को ऐसे लिखिए 9a, इसको इधर लाएंगे माइनस का 7a प्लस का 3b को ऐसे ही लिखिए, इसको इधर लाइए माइनस का 7b और माइनस का 6, चाहे 6 को उधर भेज दिए बराबर 6, ठीक है। माइनस के इधर आएंगे बराबर के। आगे देखिए, घटा देंगे 7a में से 9a में से 7a घटाएंगे तो बचेंगे 2a प्लस माइनस के बचेंगे 4b बराबर का 6। यहाँ से 2 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा a माइनस b 2b बराबर का 6। 2 से कर देंगे 2 3 6, यानी कि a माइनस 2b बराबर का 2 3 6 यानी 3, ठीक है। इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। तो चलिए आगे देखिए, यदि हम यहीं पर हल करते हैं, ठीक है। यदि हम a का मान समीकरण 2 में रख दें, a का मान क्या निकालेगा 5b, तो a की जगह पर लिख देंगे 5b माइनस क्या है 2b बराबर 3, यानी कि a की जगह पर 5b लिखा a का मान रख दिया, ठीक है। तो 5 में से 2b हटाएंगे तो क्या बचेगा 3b बराबर का 3b बराबर का 3/3 यानी 3 एकम 3, यानी कि b बराबर का 1। b का मान निकल गया 1। अब जो b का मान 1 निकल गया, इसे यदि ये समीकरण 1 से देखें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 था 5b बराबर का a, तो b की जगह पर मान रख देंगे 5 गुना 1 बराबर a, यानी a का मान कितना निकल आएगा, a का मान निकल आएगा 5, ठीक है। तो ये जगह इसके b का मान और a का मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्या है। तो देखिए 18 का b क्या है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, समीकरण क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है समीकरण होता है a1/a2 b1 बराबर होता है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं समीकरण को लेकर के। क्या है 8 का 18 का दूसरा, ठीक है, यही है ना। तो क्या है पहला समीकरण, पहला क्या दिया 3x प्लस y
बराबर का 1 और आगे दिया है 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर का 0। जब इसको इधर बुला लिया तो ये जो है माइनस का ये वो बराबर 0। तो ये जगह समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलो ये ठीक है। आगे क्या दिया, आगे दिया है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। इसको उधर बुला लेंगे तो हो जाएंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस के हो जाएंगे 2k प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0। इसे समीकरण नंबर 2। तो a1 b1 c1 के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या होता है। फिर कोई हल नहीं होने का क्या होता है, जब कोई हल नहीं तो समीकरण क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट मान को रख देते हैं। a1 का मान कितना होगा 3 अपान a2 यानी x का गुणा 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान y है यानी कि 1 अपान b2 का मान k माइनस का 1 बराबर c1 का मान माइनस का 1 और c2 का मान माइनस का 2k प्लस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आगे देखिए, मुझे बोला था k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, एक को हम इसको बराबर कर लेंगे यानी कि 3 अपान 2k माइनस 1। हमें सिर्फ k का मान निकालना है बराबर 1 अपान k माइनस का 1। इसका इधर गुना कर देंगे 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस का 1। तो 3k इसको इधर लाएंगे माइनस का 2k बराबर माइनस का 1, इसको इधर भेजेंगे प्लस का 3। तो घटाते हैं तो 3 में से घटाएंगे 2k को यानी बचेगा k बराबर 2 यानी कि माइनस का 1 में से 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे बचेंगे 2 यानी k का मान क्या निकल गया 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। देखें 19 में क्या है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो ये सिर्फ समीकरण दिए गए हैं 1 और 2, इनको समीकरण 1 मान लेना है, इसको दूसरा, ठीक है। तो इसको हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताना है। आपको मैंने प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना सिखा दिया है, ब्रजगुणन विधि से भी मैंने हल करना सिखा दिया है। तो आप दोनों विधि से हल करके और दोनों का आंसर यदि से एक ही आता है यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो भी आंसर वही आना चाहिए, और ब्रजगुणन विधि से करेंगे तो भी वही आना चाहिए। यदि बराबर आते हैं दोनों के, और आप कौन सी विधि से आसान लगता है हल करने में, आप उस विधि से बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस विधि से उपयुक्त है आसान करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 को सीधे देखेंगे। 20 क्या है, p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है, यानी एक अद्वितीय हल है। जो समीकरण दिए हैं 2, पहला दूसरा। तो चलिए काफ़ी पर देखते हैं। 19 को हल करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं होगा आपसे कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या है समीकरण, 4x प्लस py प्लस 8 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1 मान लेना है। आगे दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर का 0, समीकरण नंबर 2 मान लेना है। अब बोला प्रश्न में बोला है अद्वितीय
प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय हल है, यानी कि रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। तो क्या होता है कंडीशन? होता है A1/A2 बराबर होता है इज नॉट इक्वल B1/B2 के, ठीक है। तब होता है कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, ठीक है। तो A1 का मान कितना होगा? रख लेते हैं, A1 का मान 4 होगा, 4 को लिखेंगे। A2 का मान 2 बराबर B1 का मान P, B2 का मान 2, फिर इसे काट दें, 2 एकम 2 दूनी के 4, 2 एकम का 2, फिर 1 का इधर गुना होगा तो क्या आएगा? P, 2 का इसमें गुना, 2 दूनी के 4 बराबर 1 का इसमें गुना तो P, यानी P का कप मान क्या निकल गया? 4 निकल गया, ठीक है। तो रहेगा P का मान जब कोई अद्वितीय हल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले को। अगला हमारा 21 नंबर। 21 में क्या बोला है देख लीजिए। 20 के बाद 21, के किस मान के लिए किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो मैंने अपरिमित रूप से अनेक हल होने का मैंने ऊपर भी बताया था समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर भी चलिए हम बताते हैं कैसे हल करेंगे। क्या दिया है? kx + 3y माइनस k माइनस का 3 बराबर का 0, समीकरण 1 मानेंगे। आगे दिया है 12x + ky माइनस का k बराबर का 0, समीकरण नंबर 2। बोला है प्रश्न में अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो क्या होता है समीकरण? तब होता है समीकरण A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो मान रख देते हैं, A1 का मान K होगा, ठीक है, K/A2 का मान 12 बराबर B1 का मान 3, B2 का मान K बराबर C1 का मान माइनस का K माइनस 3 अपान माइनस का K, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और हमें सिर्फ K का मान निकाला। K का इधर गुना करेंगे तो K स्क्वायर, पहले हम K/12 बराबर 3 अपान K को लेते हैं, अब इसका इधर गुना तो K स्क्वायर बराबर 12×3 = 36। K का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट पर 36, तो K बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो हमें सिर्फ K का ही मान निकालना था, तो K का मान निकल गया फाइनली 6। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए 22 क्या है। 22 में बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है, वृत्त गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। पहले हम बताना इसका यदि अद्वितीय हल है तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए जैसे कि बाईस, तो क्या होगा? 2x + 3y, इधर लाएंगे तो माइनस का 7 बराबर का 0। इसी प्रकार से इसे समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। 6x + 5y, इधर लाएंगे तो माइनस का 11 बराबर का 0। दूसरा बोला है क्वेश्चन में अद्वितीय हल रहता है, अद्वितीय हल होने का क्या है? अद्वितीय हल है, यानी क्या होता है समीकरण A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2
B2 जब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, A1 का मान 2/6 बराबर, यानी B1 का मान 6 है। ठीक है, B1 का मान 3/B2 का मान 5। तो देखेंगे एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, और इसे काट 3 एकम 3, 3 दूना का 2 कम 2, 2 3 6, 3 बार, यानी 1/3 इज नॉट इक्वल 3/5। तो इसका इधर गुना देखेंगे जी, बराबर नहीं है, ये 1/3 है और ये 3/5 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो लिख देंगे अद्वितीय हल रहता है। यही हमें सिद्ध करना था, अद्वितीय हल रहता है। जब अद्वितीय हल रहता है, ठीक है, तो जब अद्वितीय हल रहता है तो और आगे बोला था यही हमें सिद्ध करना। ठीक है, अब आगे बोला था वज्र गुणन विधि से इन्हें हल करना। तो इन समीकरण को आपको अब लेकर के इन दोनों समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल कर देना है। तो मैंने वज्र गुणन विधि पे समीकरण को हल करना सिखा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन को सिखाया है। ठीक है, तो आपने पिछला भाग नहीं देखा, पिछले भाग में भी, तो इसी भाग में मैंने सिखा दिया है वज्र गुणन विधि से हल कैसे करते हैं। तो उसी प्रकार से आप इसे वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो वही हो जाएगा उसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको वाइस भी आप हल कर देंगे वज्र गुणन विधि से, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को हल किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि उनका अस्तित्व है तो आपको किसी भी एक विधि से हल करना है। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि से। ठीक है ना, आपको जोन सी विधि आसान लगे उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व क्या मतलब क्या है कि जो मतलब कि एक रेखाएं जब एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल होता है B1/B2, तब रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं। मैं इनको चेक कर कि ये सभी रेखा क्या, ये जो क्वेश्चन है इनके सभी जो है ना, इनका सभी का अस्तित्व है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का पहला क्या है। एक छात्रावास के मासिक ब्याज का 1 भाग नियत है तथा शेष 1 पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तब उसे कितने 1000 रुपये छात्रावास को व्यय में देना के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं, यानी 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियत और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यानी जो छात्रावास यानी कि जो हॉस्टल होते हैं ना, उसी को बोला है ना कि उसी में जो है ना छात्र को उसको कुछ अदा करने पड़ते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इसको। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन लिखे तो मानकर हमेशा हल करना है। 23 का क्या है पहला, तो मान लेंगे माना छात्रावास का नियत किराया लिखेंगे। माना छात्रावास का नियत किराया x मान लेंगे, x रुपया। ठीक है, और क्या मानेंगे, और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, ₹22 मान लेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला है लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है 20 दिन के लिए। ठीक है, प्रश्न में बोला है 20 दिन के लिए उसे कितने जो है ना क्या बोला है, विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास को अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 20 दिन के लिए
लिए उसे कितने रुपए अदा करने पड़ते हैं? 1000। तो हम क्या लिखेंगे? नियत किराया कितना होगा? x, ठीक है, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया प्लस कितना होगा? 20/, यानी 20 दिन, ठीक है, अतिरिक्त प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। नियत किराया कितना होगा? x, ठीक है, x रुपये प्रतिदिन का, तो 20 दिन का बोला है ना, तो अतिरिक्त किराया 20/, बराबर के 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे बोला 26 दिन के लिए, तो उसे 26 दिन के लिए कितने देने पड़ते हैं? लिखेंगे 26 दिन के लिए कितने देने पड़ते हैं? 1180, ठीक है, यानी नियत किराया कितना होगा? x, ठीक है, और 26 दिन के लिए बोला, यानी अतिरिक्त किराया 26/, बराबर का 1180। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो आइए अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर लेंगे। मुझे विलोपन विधि आसान लगती है, तो चलिए हम विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या था? लिखेंगे x प्लस 20y बराबर का 1000, ठीक है, और दूसरा क्या है? ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा है x प्लस 26y बराबर का 1180। ये समीकरण नंबर 2। तो हल करिए। चिन्ह समान चिन्ह के तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, माइनस प्लस के कट जाएंगे, और 26 में से घटाएंगे 26, माइनस के हम 20 घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 6/, आगे देखिए माइनस का 6/, और बराबर 1180, माइनस के हम 1000 घटाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस का 180, ठीक है, और माइनस से माइनस क्या होगा? कैंसिल। तो देखिए यदि y बराबर निकालें तो 180, ये 6 इधर है, काय में है? गुना में है, तो इधर आएंगे भाग में, 6 से काटेंगे, 6 तिरका 18, यानी कि 30, तो y का मान निकल के आएगा 30, ठीक है। तो x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान क्या होगा? तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस 20 गुना y की जगह पर 30 बराबर का 1000। तो लिखेंगे x प्लस 2 3 6, यानी कि 600 बराबर 1000। तो इसको इधर भेजेंगे, तो x बराबर 1000 माइनस 600, ठीक है, माइनस 600 करेंगे, क्या बचेगा? तो x बराबर बचेगा 400, यानी कि मैंने नियत किराया कितना निकल के आया? तो लिखेंगे, तो छात्रावास का नियत किराया कितना निकला है? 400, ठीक है, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना निकल गया है? 30 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले को देखते हैं, अगला क्या है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने कराया भी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो बोला है, तो चलिए देख लेते हैं।
तो पहले समझिए भिन्न क्या होती है। तो मैंने कई बार बताया भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में, ठीक है। तो मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है यदि एक भिन्न 1/3 हो जाए जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, यानी भिन्न क्या है? x बटा y के रूप में है, ठीक है। तो जब उसके हम अंश में 1 को घटाते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/3। तो अब इसका इधर गुना कीजिए, इसका इधर गुना कीजिए, तो 3x माइनस का 3 बराबर y। तो लिखेंगे 3x, इधर लाएंगे तो माइनस का y बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो 3, समीकरण हो जाएगा 1। आगे बोला है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न है x बटा y, यानी अंश है बटा हर के रूप में, तो अंश माना है x और हर माना है y, यानी x बटा y। जब इसके हर में 8 को जोड़ते हैं तो भिन्न क्या होती है? 1/4, ठीक है। तो इसका इधर गुना, इसका इधर गुना, 4x बराबर y प्लस 8, इसको इधर बुलाएंगे 4x माइनस का y बराबर का 8, समीकरण नंबर 2। तो अब हम इसे विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी विधि से हल करें? तो चलिए, मुझे आसान लगती है विलोपन विधि, तो उसी से हल कर लेते हैं। देखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, एक क्या है? 3x माइनस y बराबर का 3, समीकरण नंबर 1 है। और 2 क्या है? 2 है 4x माइनस y बराबर 8, ये है समीकरण नंबर 2। तो देखिए समान चिन्ह के हैं, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कट जाएंगे, 4 माइनस कितना? माइनस का x, 4x में से 3x जाएंगे माइनस के, ठीक है, माइनस का x बराबर माइनस का 8 में से 3 जाएंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। तो अब क्या करेंगे? x का मान है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो रखते हैं, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 3 गुना x, यहाँ पर 5 माइनस y बराबर का 3, तो 5 त्रिका 15 माइनस y बराबर 3, तो इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का y बराबर 3 माइनस के 15 घटाएंगे तो माइनस के y बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर का 12, ठीक है। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न तो मानी थी, भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में, तो भिन्न का अंश क्या माना था? x, हर क्या माना था? y। तो x का मान क्या निकला? x का मान निकला 5 बटा y का मान 12, ठीक है। तो भिन्न हो जाएगी 5/12। तो चलिए अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, हमें बताना है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए चलते हैं, तो कितना है? 23 का तीसरा। तो इसे कैसे करेंगे? इसमें हमेशा कैसे करेंगे? माना। कैसे करेंगे? माना लिख लेंगे, सही प्रश्नों की संख्या x मान लेंगे और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेंगे। तो कुल प्रश्न क्या हो जाएंगे?
एक्स प्लस वाई, ठीक है, जैसे बोला था कुल प्रश्न, ठीक है। तो कुल प्रश्न हो जाएंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है इसने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक अंक पर सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती। यानी कि सही उत्तर कितने हैं, एक्स माना है और बोला है 3 सही प्रश्न पर, ठीक है, और माइनस 1 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यानी -1 की कटौती बराबर कितना है, 40 अंक में, ठीक है। तो ये जाएगा समीकरण नंबर 1। तो आगे देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। यानी कि देखिए उसे सही उत्तर क्या है, एक्स माना है, यानी 4x 4 अंक मिलते हैं -2x की कटौती होती है 2y बराबर का कितने अंक अर्जित होते हैं उसे, 50 अंक। यदि मैं ऐसे 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x माइनस का y बराबर का 50, 2 से कट देंगे 50, 25 बार में, ठीक है। तो 2x माइनस y बराबर का 25, समीकरण नंबर 2। तो चलिए अब इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से, एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर का 25, समीकरण नंबर 2। तो हल कर देते हैं, समान चिन्ह के चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस की कट जाएंगी और 3x में से 2x कटेंगे, माइनस क्या, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, x बराबर 40 प्लस के और 25 है माइनस के, घटेंगे बचेंगे 15, यानी कि x का मान निकल गया 15। यदि हम x का मान समीकरण में रख दें, किसी भी समीकरण में रख दें, 1 या 2 में, तो चलिए 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो रख देते हैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3 गुना x की जगह पर लिख देंगे 15 माइनस वाई बराबर का 40। तो 15 तियाँ 45 हो जाएंगे, माइनस वाई बराबर के 40। तो y को भेज देते हैं उधर, ठीक है। तो 45 इसको इधर लाएंगे, माइनस का 40 बराबर y, घटाएंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, 5, ठीक है। तो सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, सही प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, x मानी थी, x कितना निकला 15, ठीक है। और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी मानी थी y, तो y कितनी निकली है 5, x है y है, ठीक है। देखिए और कुल यदि प्रश्न देखें, हमें निकाली थी जो टेस्ट में जो है ना कितने अंक थे, तो कुल प्रश्न बराबर होगा x प्लस वाई, तो x कितना निकाला 15 प्लस वाई 5, यानी कि 20। तो कुल प्रश्न कितने थे 20 थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला क्या है, अगला है जैसे कि 4, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार एक
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। इन दोनों कारों की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखें, देखिए क्या करेंगे। एक का है क्वेश्चन नंबर 23 का 4 है, ठीक है। मान लेंगे माना कार ए की चाल कितनी है, x मानेंगे, ठीक है। और कार बी की चाल y मानेंगे। ठीक है, दो कारें थी, एक को ए माना, एक को बी, ठीक है। तो देखें प्रश्न में क्या बोला है, देखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में बोला है कार की, प्रश्न में बोला है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक है। ये 5 घंटे पश्चात यानी देखेंगे कार ए की दूरी 5 घंटे में, जो कार ए की दूरी 5 घंटे में कितनी होगी, तो दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। तो समय कितना है 5, चाल x यानी कि 5x, ठीक है। और कार बी की यदि निकालें, बी की दूरी 5 घंटे में, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 5 घंटा, ठीक है। समय बाई, ठीक है, बाई मिनट, बाई घंटा, तो जगह 5 तो कार ए की दूरी कितनी 5x माइनस हो जाएगा 5 बराबर कितना 100 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से 5 को कॉमन करते क्या बचेगा x माइनस बाई बराबर का 100, 5 से कटेंगे 5 दूना 10 यानी कि 20, x माइनस वाई बराबर का 20। समीकरण नंबर 1। आगे बढ़िए, आगे देखो, जैसे कि कार जब वे एक ही दिशा में चलती थी कितनी 100 किलोमीटर का अंतर था, ठीक है। और जब विपरीत चलेंगी तो लिखेंगे कार जब विपरीत थी तो कितना, कार एक ही दिशा में हों। जब कार एक दिशा में होगी तो क्या होगा, 1 घंटे में कार एक की दूरी, देखिए जैसे कि कार है, ये दोनों एक ही दिशा में है, एक कार ए ये है और बी ये है। ये जो है इधर चलती है, कार ए है जो इधर चलती है और बी भी इधर चलती है, ठीक है। तो इसका कितने का अंतर है, 1 घंटा चलती है तो 1x यानी कि x, और
1 घंटे में कार बी की दूरी 1/, 1 घंटा कितना हो, 1 घंटा में 1/, गुना यानी कि बाई, ठीक है ना। जब कार एक दिशा में चलती हैं तो देखिए, तो कुल दूरी क्या होगी, x + y बराबर 100, ठीक है। समीकरण नंबर 2, जब विपरीत चलती है तो क्या निकला समीकरण में, x - y बराबर 20। जब एक दिशा में चलेंगी तब होगा x + y बराबर 100, ठीक है। तो ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से 1 निकाला क्या, समीकरण 1 है x - y बराबर का 20, दूसरा है x + y बराबर का 100। तो देखेंगे समान चिन्ह के हैं तो माइनस प्लस के कटेंगे, 2x बराबर का 120, 2 से कट जाएंगे तो x बराबर 60। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x - y यानी x की जगह पर 60 - y बराबर का 20। तो 60 को उधर भेजेंगे, माइनस का y बराबर 20 माइनस का 60, ठीक है। तो यानी कि -y बराबर का माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर का 40, y का मान निकल का आया 40, यानी कि तो जो कार एक ही चाल है, मैंने क्या मानी थी x, तो x कितना निकला 60, और कार b की क्या मानी थी y, तो कितनी निकली है 40, यानी कार एक ही चाल होगी 60 किलोमीटर और कार बी की होगी 40 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अब देखिए अगला क्या है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसे भी कैसे हल करेंगे, 23 का 5वां है, मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई x मीटर। देखिए आयत किस प्रकार से है, आयत है इस प्रकार से, ठीक है। ये है आयत, इसकी जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो कितनी है x मीटर, और चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। ये है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चौड़ाई, तो लिख लेंगे। और आयत की चौड़ाई y मीटर, ठीक है, ये मैंने माना। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि a
आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई क्या है एक्स गुना चौड़ाई बाई मानिए, ठीक है। यानी कि ए बराबर एक्स बाई, आयत है ए बराबर एक्स बाई। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि जो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। जो आयत का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो, जब उसके आयत की जो लंबाई है ना 5 इकाई कम की जाती है तो वर्ग, तो देखिए जैसे कि आयत की लंबाई क्या मानी है एक्स, जब आयत की लंबाई यानी कि जो एक्स मानी इसमें हम जो इसकी लंबाई है 5 इकाई कम हो जाती है -5, और जो चौड़ाई है वो 3 इकाई बढ़ जाती है यानी कि बाई प्लस 3 बराबर का, तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई हो जाता है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई 9 वर्ग इकाई, यानी कि 9 वर्ग इकाई हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यानी एक्स माइनस का 9, ठीक है ना, वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो कर लेते हैं इसका इसमें गुना, तो 5 का गुना, तो एक्स का वाई में गुना एक्स वाई माइनस एक्स का 3 में गुना तो प्लस 3 एक्स, एक्स का इसमें गुना माइनस का 3 वाई और 5 3 का 15 माइनस के बराबर एक्स वाई माइनस का 9। तो इसको लाते हैं इधर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 3y माइनस के 15 इधर लाइन माइनस का एक्स वाई माइनस का 9 बराबर का 0, माइनस से एक्स वाई प्लस के एक्स वाई कट जाएंगे और देखेंगे 3x माइनस का यहाँ पर होंगे तो 5 का बाई में गुना होगा माइनस के 5 बाई, ठीक है, 5 3 का 15, यहाँ पर भी होंगे 5, तो यानी कि माइनस का 5 वाई 15 में 9 जोड़ेंगे तो माइनस के इधर देखेंगे माइनस के थे प्लस के, ठीक है ना, तो प्लस के कम होंगे क्या बचेंगे 6, 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेंगे, काय के माइनस के हैं तो माइनस के बराबर 0, तो 3x माइनस का 5 बाई बराबर इसको इधर भेजे तो 6, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखिए तो समीकरण 1 हमारा निकल गया, फिर क्या है फिर बोला है यदि, ठीक है, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि हम लंबाई को 3 इकाई, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई क्या मानी है मैंने x, यदि 3 इकाई से बढ़ा दें और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें y प्लस 2, तो क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई है, ठीक है, निकाला है, क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी 67 वर्ग इकाई प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हल करें, 3 का एक्स में गुना, देखिए एक्स का वाई में गुना एक्स वाई, एक्स का 2 में गुना प्लस का 2x, 3 का इसमें एक्स में वाई में गुना हुआ तो 3y, 3 का 2 में गुना 3 गुना के 6 बराबर एक्स वाई माइनस प्लस का 67, इसको इधर लाते हैं तो एक्स वाई माइनस 2x प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6, इधर लाएंगे तो माइनस का एक्स वाई और माइनस का 67 बराबर का 0, तो प्लस से माइनस वाले कट जाएंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 3y और 67 माइनस के हैं तो घटेंगे,
तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 60 बराबर का 0। 60 को इधर भेज देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर का 60। समीकरण नंबर 2। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर लेते हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो वो समीकरण 1 क्या है, 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर का, यहाँ पर होंगे 61, ठीक है ना, घटेंगे बचेंगे 61, तो 61, ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक x या y को काटने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए नहीं कटेंगे। यदि हम यहाँ पर y को काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो चलिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए नीचे 3 है तो इसमें ऊपर हम 3 से गुना करेंगे, ऊपर 5 है नीचे 5 से गुना करेंगे, तो नए क्या समीकरण निकल आएंगे, 3 का गुणा, 3 त्रिका 9 x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 18। 5 का गुना इसमें करेंगे, 5 दूना 10x, 5 त्रिका 15y बराबर 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, यानी 305। तो ये समीकरण बन गए, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस कट जाएंगे, 10 और 9 19 के, x बराबर जोड़ेंगे 305 और 18 323 और x बराबर 323 बटा में 19 आ जाएंगे, ठीक है। तो काटेंगे x बराबर 17 बार में, ठीक है। तो यदि हम x का मान समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण 1 है 3 गुना x की जगह पर 17 माइनस का 5y बराबर 6, 17 या 51 होंगे, ठीक, 51 को उधर भेजेंगे, माइनस का 5y बराबर 6 माइनस का 51, तो माइनस का 5y बराबर, घटाएंगे 51 में से क्या बचेंगे, 45 माइनस के, तो माइनस के 5 को उधर भेजेंगे, तो y बराबर माइनस का 45 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 5 त्रिका 15 3 5 नेमा 45, यानी कि y बराबर 9। तो इसकी आयत की विमाएँ क्या हुई, 17 और 9, यानी कि विमा मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई होगी 17, चौड़ाई होगी 9, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले को देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला है 24। 2 परीक्षा कक्षों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर करने के लिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि बी से 20 विद्यार्थी ए में भेजे दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें समीकरण को हम बना देते हैं और आप इसे हल कर सकते हैं, यानी कि 24। तो लिखेंगे माना ए में विद्यार्थियों की संख्या x मान लेंगे और बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मान लेंगे, y मान लेंगे। तो प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार, प्रश्न में बोला है कि देखिए ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं
यानी ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, परंतु यदि बी से ए में यानी ए से बी में 10 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, देखिए इस प्रकार समझिए ए है और बी है कक्षा। ए से 10 विद्यार्थी बी में भेजे जाते हैं, ए में से 10 विद्यार्थी कम होंगे और बी में 10 बढ़ेंगे जब जाएंगे इसमें, ठीक है। तो यानी ए क्या माना एक्स, तो एक्स कितना होगा माइनस का 10 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर बी। बी में कितने हैं 10 बड़े यानी कि 22 प्लस 10। तो इसको उधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर का 10 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 10 10 20, समीकरण 1 हो जाएगा। और आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि परंतु यदि बी में से 20 विद्यार्थी ए में भेज दिए जाएं तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के विद्यार्थियों की संख्या 3 गुनी हो जाती है। देखिए ए कक्षा है और बी कक्षा है, ए में से जो बी कक्षा है इसमें से ए में 20 विद्यार्थी भेजे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें 20 विद्यार्थी क्या होंगे जो बढ़ेंगे यानी प्लस के, और इधर माइनस होंगे जब इसमें से 20 से कम होंगे, ठीक है। जब 20 इसमें से कम होंगे तो क्या होगा, ए क्या है, ए माना है एक्स प्लस का 20 हो जाएंगे बराबर 22 माइनस का 20, 2 गुनी हो जाती, तो इसमें क्या होगा 2 गुनी हो, 2 से गुना होगा, ठीक है। तो 2 का अंदर कर देते हैं गुना, तो x प्लस 20 बराबर 2y माइनस का 20 दूना के 40, x और इसको उधर लाएंगे माइनस का 2y बराबर माइनस का 40, उधर भेजेंगे माइनस का 20, यानी कि x माइनस 2y बराबर का माइनस का 60। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 1 और 2 को लेकर के जिस विधि से चाहें उस विधि से हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पिता की आयु अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी, पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 25, क्या दिया है, मान लेंगे, माना पिता की आयु x वर्ष और दोनों बच्चों की आयु क्या है, दोनों बच्चे जैसे मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है, एक ए है और बी है, दोनों बच्चों की आयु y वर्ष है, तो y किसकी, ए और बी है, ठीक है, दोनों बच्चों की है। तो प्रश्न में बोला है, देखें प्रश्नानुसार x बराबर जो पिता की आयु बनी है आनी है x, तो उसके दोनों बच्चों की आयु यानी कि y, दोनों बच्चों का क्या बनी y 2 गुनी है, यानी कि इसकी आयु 2 गुनी है। तो इसे बराबर करने के लिए मुझे पुत्र की आयु में 2 से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2y, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बोला है कि 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के योग के बराबर होगी, यानी कि x और y, पिता की आयु पुत्र की आयु,
20 वर्ष बाद उसके आयु पुत्र की आयु के योग के बराबर है, यानी कि पुत्र की योग के तो यानी कि मुझे पुत्र की आयु में 20 को जोड़ना होगा। ठीक है, जो पुत्र की आयु 20 वर्ष से कम होगी पिता की आयु से, इसलिए हमें पुत्र की आयु 20 को योग करना होगा। तो अब लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? 1 है, तो ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 क्या है? 1 है, x बराबर 2y, और दूसरा क्या निकला? ये जगह समीकरण नंबर 2 x, इसको इधर बुला लेते हैं माइनस का y बराबर का, तो इसको भी हम इधर बुलाते हैं बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है 20 बराबर ये 2 दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हल कर देते हैं। तो देखेंगे चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस कटेंगे, एक घटेगा तो y बचेगा माइनस का, y बराबर का माइनस का 20, और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर का 20। यदि हम x का मान निकालें तो y का मान समीकरण 2 में रख 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर 1 क्या था? 1 था x बराबर 2y, तो x बराबर 2 गुना y का मान 20, यानी कि x बराबर 40। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु होगी 40 वर्ष, और उसके दोनों बच्चों की आयु 20 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें।